एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज़। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज का प्रोग्राम मैं राजस्थान के उदयपुर से कर रहा हूं और आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की संबोधन है। इसमें क्या कुछ खास कार्यक्रम रहेंगे और इसका क्या कुछ इम्पैक्ट इस चुनाव में दिखाई देगा, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास सामान है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी। सीपी जोशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आज हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार सर, आपसे हमारा पहला सवाल है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यक्रम है, इसके पीछे का क्या कुछ इम्पैक्ट है और क्या कुछ ये इम्पैक्ट डालने में कामयाब रहेगा, किस हद तक? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी में जनता का अटूट विश्वास है और वो अटूट विश्वास तब पैदा होता है या उस व्यक्ति में होता है जिन्होंने जो कहा वो करके दिखाया, जो असंभव था उसको भी संभव करके दिखाया। और इन 9.5 साल में जो हुआ है वो पिछले 60 वर्षों में नहीं होता। 60 वर्षों की तुलना इन 9.5 वर्षों से कर सकते हैं कि उससे ज़्यादा विकास, चाहे गरीब कल्याण हो, चाहे नारी शक्ति के लिए सशक्तिकरण के लिए काम हो, चाहे युवाओं के लिए हो, चाहे किसानों के लिए हो, हर वर्ग की समृद्धि के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में उनके उत्थान के लिए काम हो रहा है। भारत माता की, भारत भूमि की रक्षा हो, चाहे दुनिया में भारत का मान बढ़ाना हो, हर क्षेत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत ऐतिहासिक काम है। इसीलिए बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, महिला हो, युवा हो, किसान हो, गरीब हो, अमीर हो, दलित हो, आदिवासी हो, हर वर्ग में अटूट विश्वास नरेंद्र मोदी जी के प्रति है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारा सौभाग्य कि मेवाड़ की धरा पर उदयपुर में आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र के जनता में भी और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होगा। सीपी जोशी जी, ये कहा जाता है कि आज का जो कार्यक्रम रहेगा वो कहीं के 8 से 10 जो जिले हैं उसको साधने की कोशिश है, उसके विधानसभा क्षेत्रों को। ऐसे में कितने वोटर्स को आप वोट में तब्दील करने में कामयाब रहेंगे सभा के बाद? क्योंकि जहाँ भी प्रधानमंत्री की रैलियाँ होती है वो कहीं ना कहीं वहाँ का माहौल एक डिफरेंट क्रिएट हो जाता है। वो तब होता है जब उस नेता में करिश्मा हो, उस नेता के प्रति लोगों का अटूट विश्वास हो। तो नेता जो बोलता है उस बात में लोगों का विश्वास जरूरता है। वो तब होता है जब जनता की भावनाओं के अनुरूप शासन में आकर वो काम किया। एक वो सरकार है जो मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया, उनकी कथनी और करनी में फर्क नहीं है। दूसरी तरफ राजस्थान की वो सरकार है जिसने जो कहा वो किया नहीं, जनताओं की भावनाओं के साथ, जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, वादा करके वादा खिलाफी की, उनकी भावनाओं के साथ खेला। आज राजस्थान का किसान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, राजस्थान के युवा ने धोखा खाया है, राजस्थान की महिला सुरक्षित नहीं है, दलित आदिवासी पर अत्याचार हो रहे हैं। तो ऐसे में और तुष्टीकरण चरम पर है। ऐसे में दो अंतर है, एक तरफ वो सरकार है जो राम दरबार को तोड़ती है, तो दूसरी तरफ वो सरकार है जो अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनाती है। एक तरफ वो सरकार है जो अलवर में शिव मंदिर को ड्रिल मशीन से तोड़ती है, तो दूसरी तरफ वो सरकार है जो काशी विश्वनाथ, चाहे उज्जैन महाकाल हो, चाहे सोमनाथ हो, चाहे 4 धाम हो, उनका जीर्णोद्धार करती हो, विकास का काम करती है। एक तरफ वो सरकार है जो भगवा पताका पर प्रतिबंध लगाती है, दूसरी तरफ वो सरकार है जो NS विक्रांत, जिस पर लड़ाकू विमान उतर सकता है, उड़ सकता है, उस पर जो फिरंगियों के ज़माने का झंडा था वो गुलामी की प्रतीक को हटाकर शिवाजी और महाराणा प्रताप जिस पताका को लेकर मुगलों को खदेड़ा था, वो भगवा पताका आज NS विक्रांत पे फहरा रही है। तो ये अंतर उस सरकार में और इस सरकार में है। गरीब के नाम पर वोट लिए, किसानों के नाम पर वोट लिए, 60 साल में सिर्फ नारे और वादे दिए, लेकिन 60 साल से ज़्यादा काम अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसीलिए लोग अंतर समझते हैं और लोग उस व्यक्ति की आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाते हैं, उस व्यक्ति की नेतृत्व क्षमता को मानते हैं, उनमें अटूट विश्वास रखते हैं। इसीलिए वादे नहीं हकीकत बुनते हैं, इसीलिए लोग मोदी को चुनते हैं।
ये बात कहावत इसीलिए बनी है, जनता के दिलो दिमाग में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी बसे हैं। जी, सीपी जोशी राजस्थान के मुख्यमंत्री का कहना है कि इस बार कांग्रेस की सीधी लड़ाई कहीं न कहीं ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, और कहीं न कहीं आप लोग विपक्ष को खत्म करने का काम कर रहे हैं। इस पर क्या कहना है? मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या पेपर लीक के आरोपी सुरेश डाका को अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, तो इसका जिम्मेदार कौन है? कौन संरक्षण दे रहा है? बाबूलाल कटारा ने 2.25 करोड़ रुपए दिए और फिर आरपीएससी के मेंबर बने और सरकार के नाक के नीचे भ्रष्टाचार किया, कौन जिम्मेदार है? डॉक्टर जारोली जो बोर्ड के चेयरमैन थे, जो गिरफ्तार हुए, जिन्होंने कहा कि मैं तो छोटी मछली हूँ, ये डोर ऊपर तक है, ये डोर किसके पास है? जयपुर के आतंकवादियों को एक भी सुप्रीम कोर्ट का वकील खड़ा नहीं किया, आतंकवादियों ने अपने बचाव के लिए 21 वकील खड़े कर दिए। जयपुर की जनता के लिए एक वकील नहीं मिला, लेकिन सुरेश डाका के लिए सलमान खुर्शीद को वकील किसने खड़ा किया? गोपाल केसावत जो मुख्यमंत्री जी का नज़दीक है, वो 18 लाख रुपए लेते हुए पकड़ा जाता है और उसको भ्रष्टाचार की धाराएं हट जाती उस पर, और जिन अधिकारियों ने धारा लगाई उनको हटा दिया जाता है, तो कौन जिम्मेदार है? तो क्या राजस्थान के लाखों युवाओं को न्याय नहीं मिलना चाहिए? और न्याय मिलना चाहिए और कोई एजेंसी काम करती है तो इनकी पेट में दर्द क्यों होता है? एक्चुअली सर, इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मतलब छत्तीसगढ़ चुनाव की बात कर ले, राजस्थान की बात कर ले, तो कहीं कि इलेक्शन के टाइम पे क्यों ईडी कार्रवाई होती है, उनका ये आरोप है। नहीं, बहुत लंबे समय पे इस पर ईडी की, आप ये देखिए, पहले भी चाहे जल जीवन मिशन हो, चाहे पेपर लीक का प्रकरण हो, जब मामला संज्ञान में आएगा, कुछ मामला दर्ज होगा, उसके बाद ही तो एक्शन होगा। आप देखो कि 650 से ज़्यादा मामले एंटी करप्शन ब्यूरो ने दर्ज किए, और उसमें से आपने अभियोजन की स्वीकृति कितने लोगों को दी? और नहीं दी तो कौन जिम्मेदार है? कौन बचा रहा है भ्रष्टाचारियों को? कौन मिला हुआ है भ्रष्टाचारियों से? तो अगर आप भ्रष्टाचार के साथ खड़े हो तो कहीं तो राजस्थान की जनता के हित के लिए कोई एजेंसी तो काम करेगी। सीपी जोशी जी, आपने राम मंदिर का जिक्र किया, और ऐसे में इसको लेकर देश के गृह मंत्री जी ने बयान भी दिया कि राम मंदिर की जो निर्माण हो उस पर कहीं कांग्रेस ने एक लंबे टाइम तक रोक लगा कर रखी थी। इसको लेकर कांग्रेस के सीनियर लीडर का जब इंटरव्यू किया तो उनका कहना, सलमान खुर्शीद जी का, कि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, और अगर हमारे टाइम पे अगर ऑर्डर आता तो हम भी राम मंदिर बनवाते, तो इसमें श्रेय लेने की तो बात ही नहीं आ रही कहीं पे। सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा किसने दिया कि राम कभी पैदा नहीं हुए, राम काल्पनिक है? किसने दिया? यूपीए की सरकार में, कांग्रेस पार्टी की सरकार में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में, और सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन थी, उस सरकार में सुप्रीम कोर्ट में सरकार द्वारा हलफनामा दिया गया कि राम कभी पैदा नहीं हुए, राम काल्पनिक है, राम सेतु को तोड़ा जाए। किसने दिया? इसका जवाब कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए। सीपी जोशी जी, राजस्थान में टिकट वितरण के बाद मुझे बगावत के सुर उठे हैं, इसको आप कैसे काउंटर करेंगे, और क्या इसका कुछ नुकसान भारतीय जनता पार्टी को इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में होगा? क्या ये पहले चुनाव में हुआ है क्या? नहीं, इस बार श्रेय ज़्यादा हो रहा है। उसके दो कारण है, क्योंकि प्रत्येक चुनाव में चूंकि लोगों को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्पष्ट बहुमत के साथ बन रही है, तो स्वाभाविक है, जो क्षेत्र में काम करते हैं एक दो दिन मन में उत्साह स्वाभाविक है, क्योंकि लंबे समय तक जो काम करते हैं वो निश्चित रूप से उनके मन में पीड़ा होती है। लेकिन चूंकि पार्टी को मां मानकर एक विचारधारा के साथ चलने वाले लोग, अधिकांश लोगों को फिर से पार्टी के और माननीय शीर्ष नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर विश्वास व्यक्त करते हुए उन्होंने पार्टी के साथ अपना साथ चलना शुरू किया है। कहीं हो सकता है कई बातें, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक होगा, क्योंकि राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है, हमने कमल के फूल पर जाना है, हमने मोदी जी के साथ जाना है। राजस्थान में इस बार कितनी सीटें आने की आपको उम्मीदें हैं? अब तक का ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी का। और राजस्थान में क्या आप दलित पिछड़ों की जो बात कर रहे हैं, तो इसको लेकर कहीं के चंद्रशेखर की बीमार में पार्टी और साथ ही बसपा मायावती बयान की जो प्रमुख पार्टी है वो भी इस बार चुनावी मैदान में उतर रही है, और 18 तारीख से उनकी ताबड़तोड़ रैलियां भी हैं। जैसे में क्या इसका कुछ माइनस पॉइंट आपको होगा, या इसका कुछ इम्पैक्ट दिखाई देगा, ऐसा लगता है? देखिए, लोकतंत्र में सारी पॉलिटिकल पार्टियों को, सभी राजनेताओं को जनता के बीच में जाने का, चुनाव लड़ने का अधिकार है। निर्णय जनता को करना है कि इस प्रदेश के हित में क्या है, प्रदेश की जनता के हित में क्या है, कौन पॉलिटिकल पार्टी है या कौन नेता है जो इस प्रदेश का सर्वांगीण विकास कर सकता है, इस प्रदेश को उन्नति और प्रगति की ओर ले जा सकता है। तो मैं समझता हूँ राजस्थान की जनता ने अपना मन बना लिया है कि 2023 में कमल खिलाना है।
सीपी जोशी जी, आपसे हमारा एक आखिरी सवाल है कि राजस्थान की मौजूदा सरकार तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से कई योजनाएं लाई जा रही हैं और साथ ही 5 साल का जो उनका कार्यकाल रहा है उसको लेकर के भी उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि प्रो इनकम्बेंसी के साथ इस बार चुनावी मैदान में है और पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाना जा रहे हैं। तो क्या इस बार एंटी इनकम्बेंसी काम करेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख चेहरा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो वो फैक्टर काम करेगा या फिर चुनावी मुद्दे फैक्टर काम करेंगे? क्या आपसे फैक्टर काम पूछता हूँ, करेगा? कौन सी योजना लेकर आए 5 साल? सर घोषणा तो कर रहे हैं। वो सही है ना, सिर्फ घोषणा वालों को लोग स्वीकार नहीं करते। मोदी जी ने कहा कि हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी तो अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बन जाएगा, हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी तो कश्मीर में धारा 370 हटेगी, हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी तो नागरिकता संशोधन कानून आएगा, 3 तलाक का कानून आएगा, हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आते ही देश के हर गरीब को पक्का मकान मिला, शौचालय मिला, उज्ज्वला का कनेक्शन मिला, जनधन का खाता मिला। ये 60 साल में नहीं हुआ। 60 साल में चाहे रेलवे हो, चाहे हाईवे हो, चाहे सिविल एविएशन हो, हर सेक्टर में 60 साल से भारी ये 9.5 साल करते हैं। इसलिए मोदी जी ने सिर्फ घोषणाएं नहीं की और चुनाव के समय नहीं कहा, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही उन्होंने देश के सर्वांगीण विकास के लिए जो सोचा वो करके दिखाया। इसीलिए जनता का अटूट विश्वास भाजपा और मोदी जी के साथ। सीपी जोशी, आपने हमारे लिए समय निकाला उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।